गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह एवं एस्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग के बारे में बताने जा रही हूँ। एक एक करके हम दोनों को ही समझेंगे कि भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं तथा पलायन वेग क्या होता है। सर्वप्रथम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जानते हैं कि यह क्या होती है। जैसा कि इसका नाम है भू स्थिर उपग्रह, उसी से ही इसकी व्याख्या होती है कि एक भू स्थिर उपग्रह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ऐसा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर लगभग 35,800 अर्थात लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, जो अगर हम मील में नापे तो 22,300 मील की ऊंचाई पर स्थित होता है और उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। उस ऊंचाई पर एक परिक्रमा में 24 घंटे लगते हैं, जितने की पृथ्वी को अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमने में लगता है। अर्थात ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, अर्थात जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। इसी कारण भूस्थिर शब्द इस बात पर आधारित है कि ऐसा उपग्रह आकाश के से लगभग हमेशा स्थिर दिखाई देता है। अगर पृथ्वी पर खड़ा कोई पर्यवेक्षक अगर उस सैटेलाइट को देखे तो उसे हमेशा उस उपग्रह की पोजीशन या उसकी स्थिति सदैव स्टेशनरी यानी स्थिर दिखाई देती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मोबाइल संचार नेटवर्क में बहुत हेल्पफुल हैं और एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह के लगभग 40% भाग पर नज़र रख सकता है या दृष्टि रखता है। ऐसे अगर हम 3 उपग्रह लें जिनमें से प्रत्येक को 120 डिग्री देशांतर से अलग किया गया है, अगर हम ऐसे 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाएं तो यह उत्तर और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुवों पर केंद्रित छोटे गोलाकार क्षेत्रों को छोड़कर पूरे ग्रह का कवरेज या पूरे ग्रह का ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो इस प्रकार हम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थिर करके पूरे पृथ्वी ग्रह का अवलोकन कर सकते हैं। इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सहायता से उपग्रहों ने वैश्विक संचार, मौसम पूर्वानुमान और टेलीविज़न प्रसारण में क्रांति ला दी थी। तो इस प्रकार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आज के समय में बहुत उपयोगी होती है, जिसकी सहायता से हम मौसम की जानकारियाँ या मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। अब हम एस्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग के बारे में जानते हैं कि यह पलायन वेग क्या होता है। इसकी व्याख्या भी इसके नाम से हम आसानी से कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो वह कुछ ऊपर की तरफ जाकर वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जिसके कारण पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। यदि हम किसी वस्तु को इतनी तेज या इतने वेग से फेंकें कि वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को पार कर चली जाए और वह वस्तु कभी लौटकर वापस ग्रह पर नहीं आए, तो वह न्यूनतम वेग जो वस्तु को उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पार करने के लिए चाहिए, उस वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं। जब किसी रॉकेट को यदि ग्रह से बाहर सौरमंडल में भेजा जाता है तो इसे गतिज ऊर्जा दी जाती है, अर्थात इसे पलायन वेग से अधिक वेग दिया जाता है ताकि वह ग्रह को छोड़ दे और अन्य ग्रह पर चला जाए। यदि रॉकेट को पलायन वेग से कम वेग से छोड़ा जाए तो यह रॉकेट ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है और फिर वह अन्य ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा
जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वापस लौटकर नहीं आता, उसे पलायन ऊर्जा कहते हैं। या हम वेग के दृष्टिकोण से बात करें तो वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः लौटकर नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। अब हम पलायन वेग के मान को ज्ञात करते हैं कि पलायन वेग का मान क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ज्ञात करेंगे। अलग अलग ग्रहों के लिए पलायन वेग का फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन मान अलग अलग होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान सभी के लिए अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के लिए हम निकालने जा रहे हैं। पृथ्वी के तल पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह होती है U बराबर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा R, जहाँ कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, स्मॉल m किसी पिंड का द्रव्यमान है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है और कैपिटल G ये एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो जब हम पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर होता है तो उस समय जो पिंड की स्थितिज ऊर्जा होती है वह शून्य होती है। अतः इस स्थिति में पलायन ऊर्जा का जो मान है वह गुरुत्वाकर्षण सीमा पर जो ऊर्जा है वह माइनस पृथ्वी तल पर ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अतः चूँकि हम जानते हैं कि पलायन ऊर्जा या कहें गुरुत्वाकर्षण सीमा पर जो ऊर्जा है वह निकालेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण सीमा पर ऊर्जा हमने जाना कि थोड़ी देर पहले कि अभी इसका मान शून्य होता है। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर निकलता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और पृथ्वी तल पर उसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस Gm/m/r होती है। अतः इस स्थिति में पलायन ऊर्जा का मान अगर हम निकालें तो 0 माइनस Gm/m/r अर्थात पलायन ऊर्जा का मान होगा प्लस Gm/m/r। माना कि किसी पिंड की पृथ्वी तल से एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग ve है, जिससे कि हम उसको फेंक रहे हैं और वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है। तो पृथ्वी तल का पलायन वेग यदि ve है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 12 mve²। अब चूंकि पिंड में यह गतिज ऊर्जा उपस्थित है और इसके कारण ही पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी यह गतिज ऊर्जा उसके पलायन ऊर्जा के बराबर होती है। तभी तो वह इस गतिज ऊर्जा के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके पलायित हो रहा है। तो यदि हम गतिज ऊर्जा को पलायन ऊर्जा के बराबर करते हैं तो हमें मिलता है 12 mve² बराबर Gm/m/r। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमें ve का मान निकालने के लिए हमें ve का मान क्या मिलता है, ve बराबर आएगा √2Gm/r। चूँकि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण g का मान Gm/r² होता है पृथ्वी की सतह पर। अतः इस g के मान को यदि हम ve के मान में रिप्लेस करें तो हमें जो फाइनल फार्मूला मिलता है ve बराबर आता है √2 स्मॉल g/r। स्मॉल g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है और r कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या। तो ve = आता है √2Gr। तो इस प्रकार आपने पलायन वेग का सूत्र भी निकाल लिया है और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने के लिए पलायन वेग जो आवश्यक है उसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर हमें पार निकलना है या हमें उस क्षेत्र को पार करना है तो हमें किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकना होगा, तभी वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और
पलायन वेग दोनों के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं और इसकी सहायता से हम किस प्रकार अंतरिक्ष में भूस्थिर उपग्रह से हम किस तरह से लाभान्वित होते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।